तो यहाँ पर मैंने क्या बोला, पायरुविक एसिड के साथ अब कौन जुड़ेगा, कोएंजाइम है। लेकिन पायरुविक एसिड कहता है मुझे पहले कार्बन बाहर रिलीज करना है। आप ध्यान से देखो तो प्रोडक्ट में आपको मिलेगा एसिटाइल कोएंजाइम है। एसिटाइल याद है, एसिटिक एसिड वाला, कितने कार्बन होते हैं, 2 कार्बन होते हैं। साथ में कौन लग गया, कोएंजाइम ए। अब 3 कार्बन से 2 कार्बन का बना प्रोडक्ट। तो एक कार्बन कहाँ गया, एक कार्बन रिलीज हुआ है। किसी भी स्टेप में अगर CO2 जुड़ती है तो उसे बोलते हैं कार्बोक्सिलेशन, और रिलीज होती है तो क्या बोलते हैं, डी कार्बोक्सिलेशन। हाइड्रोजन जुड़ेगा, हाइड्रोजिनेशन, हाइड्रोजन निकलेगा, डीहाइड्रोजनेशन। ये कुछ इनके वर्ड्स के मतलब होते हैं। तो क्या मैं कह सकता हूं कि लिंक रिएक्शन बेसिकली एक तरह की क्या है, डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन है। मतलब इस रिएक्शन में क्या रिलीज होती है, CO2 रिलीज होती है। अब आप मुझे बताइए, एक ग्लूकोज से कितने बने थे पायरुविक एसिड, 2। तो लिंक रिएक्शन कितनी चलेगी, 2 चलेगी ना भाई। एक पायरुविक एसिड ये रहा तो एक और होगा ना, अभी एक ही तो हुआ है। इसीलिए मैं आपको लिंक रिएक्शन के बाद या लिंक, अब मैं आपको अब हर चीज़ के आगे आप 2 से मल्टीप्लाई कर लेना खुद ब खुद, क्योंकि एक ग्लूकोज ने 2 बनाया पायरुविक एसिड। एक पायरुविक एसिड अगर मान लीजिए लिंक रिएक्शन कर रहा है, फिर कर रहा है क्रेब्स साइकिल, तो अगला भी क्या करेगा, लिंक रिएक्शन और क्रेब्स साइकिल। लेकिन 2 की मल्टीप्लिकेशन आप सिर्फ यहां तक करना, इसके बाद आपको ETC या ETS से कोई 2 की मल्टीप्लिकेशन नहीं करनी। तो मैं यहाँ पे 2 लिख दूं, यहाँ पे लिख दूं, ये 2 आ जाएगा, ये भी 2, सेम सब क्या है, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, बस इतना कर दो। ये हो गया दोनों पायरुविक एसिड का लिंक रिएक्शन। अब लिंक का मतलब होता है जुड़ना। क्या होता है, जुड़ना। आप सोचो ये एक रेस्पिरेशन है जिसका सबस्ट्रेट साइटोप्लाज्म में बनता है पायरुविक एसिड, और प्रोडक्ट माइटोकॉन्ड्रिया में बनता है। तो काइंड ऑफ ये रिएक्शन साइटोप्लाज्मिक रिएक्शन, साइटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन और माइटोकॉन्ड्रियल रेस्पिरेशन को आपस में कनेक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा। इसका आधा भाग माइटोकॉन्ड्रिया में बनाया गया है, आधा पार्ट साइटोप्लाज्म में बनाया गया। तो क्योंकि दोनों रिएक्शन को जोड़ता है तभी नाम क्या रखा गया इसका, लिंक रिएक्शन या गेटवे रिएक्शन इसका नाम दिया गया है। अब हमारा अगला स्टेप आता है क्रेब्स साइकिल, या इसको ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल या सिट्रिक एसिड साइकिल कहा जाता है। वैसे साइकिल कुछ ज़्यादा इलेबोरेट है, बट हमें उतनी नहीं करनी है, हमें इतनी रखनी जितनी आपके एग्जाम में आती है। तो आप देखो, अभी हमने पढ़ा पायरुविक एसिड जो कि 3 कार्बन का था, इससे बना 2 कार्बन का एक मॉलिक्यूल जिसका नाम क्या है, एसिटाइल कोएंजाइम है। और साथ ही यहाँ पे क्या रिलीज़ हुआ, CO2, ठीक है। और ये जो एसिटाइल कोएंजाइम में बना, देखो यहाँ तक तो क्या हुआ है, लिंक रिएक्शन, ये तो पुराने वाले रिपीट हो रहा है। अब स्टार्ट होगी क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल जिस साइंटिस्ट ने इसको ढूंढा उसका नाम ही क्रेब था, तभी इसे क्या रख दिया गया, क्रेब्स साइकिल। इसमें 2 कार्बन का ये मॉलिक्यूल 4 कार्बन के ऑक्सैलो एसिटिक एसिड के साथ, देखो ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड 4 कार्बन का जब जुड़ता है इस 2 कार्बन के मॉलिक्यूल के साथ, तो 4 और 2 कितना होता है, 6। यानी पहला कंपाउंड कितने का बना, 6 कार्बन का। आप कहोगे सर C6 साइकिल क्या है, गलत। अब ना देखो, जो C3 C4 ये वर्ड इस्तेमाल कब होते हैं, ये होते हैं इन फोटोसिंथेसिस। हम क्या पढ़ रहे हैं, रेस्पिरेशन। यहाँ पर आप C3 C4 ये वर्ड यूज कर नहीं सकते। तो यहाँ पर क्योंकि पहला प्रोडक्ट सिट्रिक एसिड बना है, तभी इसका नाम क्या है, सिट्रिक एसिड साइकिल। क्योंकि ढूंढने वाले साइंटिस्ट का नाम हैंसन क्रेब है, सरनेम इसका क्रेब है, तो इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया, क्रेब साइकिल। अब ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल क्यों रखा गया, इसके जितने भी प्रोडक्ट्स बनते हैं, मैं ऑल की तो बात नहीं करूंगा, बट इनके कुछ प्रोडक्ट्स में हमें 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप देखने को पाए जाते हैं। आप जानते हो COOH को क्या बोलते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप नाम दिया जाता है। तो इनके कुछ प्रोडक्ट्स में हमें 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप देखने को पाए जाते हैं, जैसे सिट्रिक एसिड, इसीलिए इसका नाम क्या है, 3 मतलब ट्राई, कार्बोक्सिलिक मतलब COOH। एक ऐसी साइकिल जिसके प्रोडक्ट्स में COOH 3 बार मिले उसे क्या बोलते हैं, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। अब आप देखोगे 6 कार्बन का है, ये कन्वर्ट हुआ 5 कार्बन में, इसका नाम है अल्फा कीटो, कीटो कीटोन वाला, ये ग्लूटारिक, फिर एंड में एसिड, ठीक। तो यहाँ पे अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड। बट इस बीच में प्रोडक्ट्स और भी आते हैं, जैसे सिट्रिक एसिड, फिर हमारा आइसोसिट्रेट। तो हमारा एनसीईआरटी क्या करता है, बीच में ऐसे ऐसे ना ऐसे ऐसे लाइनें लगाता है। इस जो लाइनें टूटी हैं, इसका मतलब ये है बीच में प्रोडक्ट्स और भी बनते हैं, लेकिन हम नहीं शो कर रहे। हम सीधा क्या शो कर रहे हैं, सिट्रिक से क्या बन गया,
अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड। अब अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड जब बनता है तब सेम टाइम पे NADH2 का फॉर्मेशन हो जाता है। देखो, जब जब आपको एनर्जी मिल रही हो तो कृपया उस स्टेप को हमेशा याद रखो, वो सबसे मेन स्टेप होता है। फिर अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड कन्वर्ट हुआ सक्सिनिक एसिड में। सक्सिनिक एसिड 4 कार्बन का है और ये है 5 कार्बन का, मतलब बीच में एक ऑक्सीजन रिलीज हुई, यानी एक तो डीकार्बोक्सिलेशन स्टेप ये वाला हुआ और एक ये वाला हुआ। जैसे यहाँ पर स्टेप्स आते हैं ऐसे यहाँ पर भी क्या था बीच में और स्टेप्स आते हैं, लेकिन हमें वो मेंशन नहीं कराए गए, हमें सीधा यहाँ से रखना याद ये। और हाँ, ड्यूरिंग दिस स्टेप CO2 रिलीज हो रही है, GDP से GTP बन रही है। जैसे A था एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, तो यहाँ पे G मतलब है ग्वानोसिन। आप ये मान लीजिए कि ये ना कज़न ब्रदर है इसका एडिनोसिन का, तो जहाँ था एडिनोसिन यहाँ क्या आएगा ग्वानोसिन, बाकी सेम लगा दो, ग्वानोसिन डाइफॉस्फेट, ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट, सेम, कुछ अलग नहीं है। और फिर सेम टाइम पे NADH2 बनता है, अब बन गया हमारा सक्सिनिक एसिड। अब ध्यान से देखना, 4 कार्बन ये और 4 ये, यानी बीच में कार्बन का लॉस तो आप नहीं कर सकते, है ना, क्योंकि 4 तक पहुँचाना ना आपको, यहाँ तक साइकिल यहाँ से शुरू हुई है ना, तो आपको यहाँ तक आना है। अब आप यहाँ पर हो तो ये आपको पता होना चाहिए कि बीच में आप कहीं कार्बन का लॉस मत कर देना भूल कर भी। अब आप ये सोच लीजिए, सक्सिनिक एसिड कन्वर्ट होता है मैलिक एसिड में, अगेन 4 कार्बन का, लेकिन इस स्टेप में NADH2 नहीं बनती, इसमें FADH2 बनता है। FADH2 क्या है, या देखो, फ्लेवो एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड। तो जैसे एक NADH2 3 ATP के इक्वल होता है, ऐसे एक FADH2 2 ATP के इक्वल होता है, ठीक है। तो यहाँ पर NADH2 नहीं बनती, लेकिन क्या बनती है, FADH2 बन जाती है। फिर हमारा बना मैलिक एसिड। मैलिक एसिड रीजनरेट करके क्या बनाएगा, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। इस स्टेप में भी CO2 रिलीज नहीं करना, क्या बना देना, NADH2। अब हमें NCERT ने पहली बार स्टेप्स कम क्यों कर दिया, हम हमारी भलाई के लिए। देखो, उसने हर स्टेप में एनर्जी बनाई है, जबकि क्रैफ्ट साइकिल के ऐसे बहुत सारे स्टेप्स भी होते हैं जिसमें एनर्जी नहीं बन रही होती। तो वो कह रहा है उन स्टेप्स को याद मत करो जहाँ पे एनर्जी नहीं बन रही, जहाँ पे एनर्जी बन रही है आप सिर्फ उन्हीं स्टेप्स को याद रखो। अब आप ये देख लीजिए, ये एक क्रैफ्ट साइकिल है, ऐसी कितनी चलेंगे साइकिल, 2 चलेंगी, क्योंकि 2 पायरुविक एसिड आएंगे 2 एसिटाइल कोएंजाइम ए के साथ। अब देखो, एक बात ना मेरे से एक दिन नंदिनी कह रही थी कि सर जब भी मेरी ज़िंदगी में गम होता है ना, मैं रम ले आती हूँ। कह रहे थे सर हम लोग अपना शाम को जो भी है चखना और दारू लेके बैठ जाते हैं और ज़िंदगी सारा दुख दर्द को दूर करते हैं। फिर कह रही थी सर पौआ हम चढ़ाएंगे और सब मजे उड़ाएंगे। झूठ कह रहा हूँ मैं, पौआ आज चढ़ाएंगे और सब मज़े उड़ाएंगे। देखो कैसे, पौआ आज चढ़ाएंगे और सब मज़े उड़ाएंगे। इसमें करना क्या है, पहले ना इसको देखो, इसको रखो अलग, एक रिंग बनाओ जिसमें सिर्फ ये वाले कनेक्ट हो रहे हैं, सिर्फ ये वाले, इसको रिंग में मत ले आना। फिर आपको याद होगा ये 3 कार्बन, ये 2 कार्बन और ये 4, बस इतना याद करना है। अब देखो 4 और 2 कितना हुआ, 6, 6 से कितना हुआ 5, 5 से 4 यानी 6 5 4 याद कर लिया। बाकी पता बीच वाला कितना आएगा, जहाँ जहाँ ऑक्सीजन कम हो रही है CO2 निकाल दो, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे और हाँ 2 यहाँ पे आएगा, 3 जगह पे आएगा, ठीक है। अब आप सोच लीजिए NADH कहाँ बनाना है। NADH आप जानते हो हर एक स्टेप में, जैसे स्टेप 1 हो गया, स्टेप 2 हो गया, स्टेप 3, स्टेप 4, ठीक है। तो अब क्या करो, हर स्टेप में बनाओ NADH, बस 3rd वाले को छोड़ देना, यानी इसको छोड़ दो बस 3rd वाले। इतना आपको याद क्या करना है, आपको सिर्फ याद करना है क्रैफ्ट साइकिल में सर 3rd वाले स्टेप पे हमें NADH नहीं बनाना। अब देखो, यहाँ बनाओ NADH, यहाँ बनाओ NADH, यहाँ बनाओ NADH। जहाँ NADH नहीं आएगा वहाँ उसका भाई आएगा, कौन, FADH2। इसमें कौन आ जाएगा, FADH2। लो जी, होगी पूरी साइकिल। अबे तेरी नींद ही पूरी नहीं होती क्या? अच्छा, तेरे को पता है मैं भी सुनता हूँ, देखता हूँ, मेरे पास भी सेंसेस है। चल 1 क्लास में नींद आया, 2 क्लास में, तो मुझे दिखाई भी अभी तक 1 क्लास में शायद जगा हुआ। क्या कर, नींद पूरी नहीं हो रही तेरी? नहीं ऐसा नहीं है, मेरे को पता नहीं। कोई नहीं, सो जाओ, उस खराटे में मारियो।
अच्छा, तो ये हमारे पास एक क्रैब साइकिल हो गया, या इसको ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल बोलते हैं। सो अब यहाँ के बाद ना हमें एक थोड़ा सा हिसाब किताब करना है। तुम में से बनिया कौन है? हाँ मियाँ, मुझे एक चीज़ बता, क्रैब साइकिल तक बैलेंस शीट तो तुझे ज़्यादा अच्छे से पता होगी। अगर तुमसे कहा जाए बैलेंस शीट बनाने को, तो तुम्हें बैलेंस शीट बनानी है यहाँ तक के। बैलेंस शीट मतलब कितना एनर्जी तुमने खर्च किया, कितना एनर्जी तुम्हें मिला, और टोटल तुम्हें कितना बचा। ये वही वाला हिसाब है कि इस महीने हमने खर्चा कितना किया, इस महीने हमारी आमदनी कितनी हुई, और इस महीने हमें बचत कितनी हुई। ये कुछ वैसा सा हिसाब किताब है। तो तुम में से जो ये काम घर में करता है हिसाब किताब का, कृपया यहाँ भी करें। हाँ अणी साईं, बताओ जरा। बता। मैं नहीं करता हिसाब। अब गलत चीज़ थोड़ी अच्छी चीज़ है। तो देखो हिसाब किताब, नकली बनिया हट तक हिसाब किताब नहीं आता शुभी। एक ग्लाइकोलाइसिस है, एक लिंक रिएक्शन है, और एक क्रैब साइकिल है। हाँ कि ना? 3 चीज़ें हुई हैं। इसमें आपको टोटल 4 एटीपी मिली थी और 2 NADH। चाहो तो गिन लेना। 2 एटीपी मिली थी हमें इस तरफ, लेकिन 2 उस तरफ भी तो मिलेगी, राइट साइड में, याद है ना? डबल करने का है 4। और शुरू में हमने कितनी खर्च करी थी एटीपी? 2। एक ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, एक फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट, यानी हमारी 2। अच्छा, तो हमारी खर्च कितनी, यानी 2 एटीपी हमारी खर्च हो गई, यानी हमारी एटीपी एक्सपेंडिचर है, यानी खर्च। अब लिंक रिएक्शन में हमें क्या मिला प्रॉफिट? सिर्फ NADH ही मिले हैं, क्योंकि 2 लिंक रिएक्शन चलेगी। तो यहाँ से हमें कितना, हमारे गले में कितना आया? हमारे गले में आया 2 NADH2। अब क्रैब साइकिल से बताइए आपके गले में कितना क्या बन रहा है? क्रैब साइकिल से यहाँ से शुरू। क्रैब साइकिल 1 2 3 NADH, क्योंकि क्रैब साइकिल 2 चल रही है। तो 3 2 जा कितना है? 32। 6 ना, यानी 6 NADH। अच्छा, FADH2 एक यहाँ, तो एक क्रैब साइकिल और चल रही होगी, 2 FADH2। और क्योंकि इसको हम ATP मान लेते हैं, हालांकि ये ATP नहीं है ना, ये ATP के इक्विवेलेंट है। आगे चल के GTP ATP का फॉर्मेशन करता है, इसीलिए मैं GTP को क्या मानो? GTP इज इक्वल टू ATP। GTP इज नॉट ATP, ये ध्यान देना इस चीज़ पे। तो GTP बनाएगा ATP, तो अल्टीमेटली कितना मिलेगा? 2 ATP। ये हमारा है शुरू से लेके एंड तक का गल्ला। अब हमारी गल्ला इस बात पे होगी कि इसमें से हमें टोटल बचेगा कितना। देखो शुरू में 2 खर्च किए थे, 4 ATP और 2 NADH मिले थे। तो अगर नेट प्रॉफिट की बात करी जाए तो यहाँ पर आपको 2 ATP मिली और 2 NADH। तो ग्लाइकोलाइसिस से आपको अर्निंग कितनी हुई? 2 ATP और 2 NADH। तो 2 NADH यहाँ, 2 यहाँ, 4 6 10, यानी एंड में आपको कितने मिले NADH? 10 NADH2 मिले, 2 FADH2 मिले, और ATP कितनी? 2 और 2 4, यानी आपको जो नेट एंड में प्रॉफिट हुआ वो ये वाला। लेकिन एक कमाल की बात बताऊँ मैं आपको, जरा NADH को ATP में कन्वर्ट करना कितना बनेगा? एक NADH 3 ATP के बराबर होता है, तो 10 कितने हुआ? 30 के बराबर। यानी इसमें 30 ATP की एनर्जी कैद है। ATP इसमें है नहीं, कैद है इतनी एनर्जी इसके अंदर। 2 FADH2 कितना? 4 ATP, और 4 तो ये है ही। टोटल कितना हो गया? 38। ये वाह, ये वैसी सी कहानी है जैसे आपके जेब में, मान लेते हैं आपके पास ना 10,000 रुपये पड़े हुए हैं आपकी जेब में, लेकिन इस तरफ जेब में आधी किलो सोना, गले में है आधी किलो चांदी। गले में पहने लोग छीन के ले जाएंगे, चांदी फिर भी सस्ती है। तो सोचो आपकी टोटल वर्थ उस समय मान लेते हैं 50 लाख के टोटल वर्थ, लेकिन आपके पास खर्चा करने के लिए कितना? सिर्फ 10,000 रुपये तो हैं। सोना और चांदी थोड़ी करेंसी के तौर पे चलती हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपको इंस्टेंटली कुछ अगर सामान खरीदना हो तो आप 10,000 से ज़्यादा खर्च नहीं कर सकते, लेकिन आपकी वैल्यू 50 लाख है, लेकिन खर्च आप 10,000 कर पा रहे हो। ये क्या बात है? आप बोलोगे सर मेरे पास ना वर्थ है मेरी 50 लाख, मेरे पास 50 लाख है थोड़ी, वो जो एक्स्ट्रा अमाउंट जो बच गया है, जो नहीं मेरे पास, वो गोल्ड और सिल्वर की फॉर्म में है। सोचो
सेल ने रेस्पिरेशन से हमें ये 3 चीज़ें दी, 10 NADH2, 2 FADH2 और 4 ATP। अब सवाल ये है, सेल बोल रहा है कि भाई मेरी करेंसी तो ATP है, यानी मैं इनमें से क्या करूंगा, सिर्फ यूज़ ATP। और सेल की मेजर एनर्जी ATP में है ही नहीं, किस में है, NADH और FADH2 फॉर्म में है। तब एक दिन सेल ने राहुल गांधी की वो स्पीच सुन ली कि ऐसी मशीन बनाएंगे जहाँ से आलू डालेंगे, यहाँ से क्या निकलेगा, सोना। हालांकि उस बेचारे की स्पीच नहीं थी किसी और की, लेकिन वो बोलता भी ऐसे कि मीम अपना बन जाता है। तो हम भी एक ऐसी मशीन बनाएंगे जिस मशीन में NADH डालेंगे और 3 ATP यहाँ से बनकर आएगी। आप डालोगे 4 NADH, 12 ATP आएगी, 10 NADH, 30 ATP। हमें ऐसी मशीन की ज़रूरत है कि नहीं भाई? सोचो ना, ATP तुम्हारे पास है ही, अगर हम उस मशीन में 10 NADH डाल दें, 30 ATP बाहर आएगी, मतलब काइंड ऑफ हमने सोना दिया, कैश मिल गया। हम डालेंगे FADH2, क्या मिलेगा, ATP। इस मशीन का नाम है ETS। इसी मशीन में जब आप NADH को भेजोगे तो NADH, एक NADH 3 ATP आपको बनाकर देगा। जब आप FADH2 भेजोगे तो 2 ATP बनाकर भेजेगा। लेकिन इस मशीन में ATP मत भेजना भाई, वो इसके लिए बनी ही नहीं है। और ये जो मशीन है ये चलती कहाँ है, ये चलती है इन इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। करो ला के मानेगा क्या?